देश के दो बड़े रेगुलेटर्स ने बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। जी हां, बड़े बदलाव की तैयारी वो कर रहे हैं। एक तरफ आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, वहीं सेबी डी लिस्टिंग और लिस्टिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग शाह और ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ दोनों सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले अनुराग, आपका रुख करेंगे। आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस के नियमों में क्या बड़े बदलाव करने जा रहा है? लगता है कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से अनुराग की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से अनुराग आपकी ओर रुख करेंगे। अनुराग, क्या कुछ बदलाव आरबीआई की ओर से होने वाले हैं? किस तरह की तैयारी है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इंटरनल वर्किंग कमेटी है उसके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है प्राइवेट बैंकों के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे, तो उसमें काफी बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया है। सबसे पहली बात जो कही गई है कि जो प्रमोटर होल्डिंग होती है बैंकों के अंदर वो 15% से बढ़ाकर 26% तक की जा सकेगी 15 सालों के अंदर। इसके अलावा जो नॉन प्रमोटर होल्डिंग है वो 15% तक रह पाएगी। दूसरी जो बड़ा सुझाव दिया गया है वो एनबीएफसी से जुड़ा है कि अगर वेल रन कोई एनबीएफसी है और वो 10 साल पूरे कर लिए हैं उस एनबीएफसी में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और 50,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट साइज है, तो वो बैंक के अंदर कन्वर्ट की जा सकेगी। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स है, औद्योगिक घराने हैं, उनको भी जो है बैंकिंग लाइसेंस मिल सकेगा, ये सुझाव दिया गया है वर्किंग ग्रुप के द्वारा। और इसको लेकर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कहा गया है कि फुल बैंकिंग लाइसेंस है उसके लिए जो पूंजी है वो 1,000 करोड़ से ज्यादा की पूंजी होने की जरूरत है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो पूंजी है वो 300 करोड़ से ज्यादा की होने की जरूरत है। और इन तमाम चीजों के लिए जो वर्किंग कमेटी है उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं, तो 15 जनवरी तक जो है सभी जो पक्षकार है वो है रिजर्व बैंक को अपने सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल। और अब चलिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश का। ब्रजेश, सेबी लिस्टिंग और डी लिस्टिंग के नियमों में किस तरह की बदलाव करने जा रहा है और आखिर क्यों? बिल्कुल, हमने देखा होगा कि जो वेदांता की डिलिस्टिंग का एपिसोड हुआ था, तो वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसको लेकर के सवाल खड़े हुए थे। और चूंकि डिलिस्टिंग का नियम काफ़ी पुराना था, तो इसमें बदलाव, उसको एक तरह से कहें रिवैम्प करने की तैयारी जो है सेबी की है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो मैं कुछ पहले बताना चाहता हूँ। जैसे ये है कि अभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके 1 साल के भीतर जो है वक्त मिलता था प्रमोटर को स्टॉक एक्सचेंज के पास इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई करने का। लेकिन 1 साल का वक्त चूंकि काफ़ी ज़्यादा होता है और इस बीच बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कंपनी के शेयर पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस वजह से 1 साल की मियाद को घटा करके 15 वर्किंग डे जो है करने का प्रस्ताव है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बहुत लंबा वक्त होता है 1 साल का, उसमें बहुत बार प्रमोटर का अपना मन बदल जाता है या बहुत सारी और स्थितियां हो जाती हैं और इसकी वजह से शेयर में जो भी उतार चढ़ाव होता है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। तो ये मियाद जो है 15 वर्किंग डे में करने का, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 15 वर्किंग डे के अंदर एक्सचेंज में इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अर्जी देना पड़ेगा। और शेयर होल्डर को जो पेमेंट है वो भी 5 वर्किंग डे में करने के बाद एक्सचेंज को फाइनल अर्जी देनी पड़ेगी। यानी शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया गया उसके 5 वर्किंग डे के अंदर फाइनल अप्रूवल के लिए अर्जी जो है देना जरूरी होगा। इसके अलावा एक ये भी जो देखा गया था वेदांता में, खास तौर पर अनकन्फर्म बिड और ऑफर जो आए थे उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन हुआ था। ये प्रस्ताव है कि ऐसे अनकन्फर्म बिड जो है वो रिवर्स बुक बिल्डिंग में एक्सचेंज पे प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेंगे। इसके अलावा बुक वैल्यू को लेकर भी काफी सारे सवाल उठाए गए थे, तो इसको लेकर के ये सुझाया गया है कि बुक वैल्यू जो कंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी का, कंपनी का, उसी को मान्य किया जाएगा। इसके अलावा प्रमोटर्स के लिए एक इंडिकेटिव प्राइस भी देना जरूरी करने का प्रस्ताव है। एक फ्लोर प्राइस के अलावा ये होगा जो किसी भी कीमत पर फ्लोर प्राइस से नीचे नहीं होगा। साथ ही 2 घंटे जो भी डेडलाइन है शेयर टेंडर करने की, इसके मियाद खत्म होने के 2 घंटे के भीतर
ये पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि डीलिस्टिंग का जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, वो पास हुई है या फेल हुई है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो भी डीलिस्टिंग पर अपनी राय देंगे, वो पूरी व्यापक राय देंगे, हाँ या ना, या समपक्ष में या विपक्ष में लिखकर नहीं देंगे। और ये भी बताएंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से कौन कौन प्रपोजल के पक्ष में था और कौन कौन पक्ष में नहीं था, और पक्ष में था तो क्यों था, और विपक्ष में था तो क्यों था। इस तरह के तमाम सारे ऐसे बदलाव जो है किए जाए करने का प्रस्ताव है डीलिस्टिंग नियमों में, जिससे काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी और इन्वेस्टर्स के लिए उम्मीद की जा रही है कि अच्छे मौके मिलेंगे इससे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ब्रजेश। इसके साथ ही अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अहम अपडेट्स और जानकारी के लिए।